हेलो जूनियर्स, कल्याणी जूनियर्स पर मैं प्रकाश पाटीदार आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 15 सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जो है आज का हमारा लेसन है और इस पर्टिकुलर लेसन में हम डिफरेंट काइंड्स के क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ट, या उनको हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है बच्चों, चार्ट भी कहा जा सकता है और उनको हम ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इनका इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेसन में लेसन 5 में भी देखा था, इसमें भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ। ठीक है, आपको कुछ आइडिया तो होगा ही सही ग्राफ क्या चीज़ होती है, डेटा को हैंडल करने के लिए इसका कैसा यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं बार ग्राफ। सपोज़ कीजिए कि आपके सामने ऐसा कोई फिगर एक ग्राफ के ऊपर दिखता है जिसके ऊपर हमें दिखती हैं बार्स। हमें क्या दिखती हैं? बार। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, ठीक है, ये लाइंस जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं क्या? ये कहलाती हैं बार। और ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है कुछ इस तरीके का, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर हमारा कुछ स्केल होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ स्केल होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक हम क्या शो कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो डायग्राम हमें दिखता है बच्चों, वो होता है बार ग्राफ। क्या होती है इसके अंदर? बनी होती हैं बहुत सारी बार्स। बहुत सारी क्या बनी होती है इसके अंदर? बार्स बनी होती है, जिनको देख कर के हमें पता करना होता है। सपोज करो यहाँ पर क्या है, 5, 10, यहाँ पर है 15, 20 और 25 है। तो अगर मान लिया इस बार की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमें इसे देखना है, 25 हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये बन गया एक बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के बाद हम देखते हैं पाई चार्ट। ठीक है बच्चों, पाई चार्ट को हम क्या कहते हैं? सर्कल ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पाई चार्ट को हम क्या कह सकते हैं? सर्कल ग्राफ भी कह सकते हैं। और ये होता क्या है? हम क्या करते हैं बच्चों, किसी डेटा को बताने के लिए एक सर्कल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एक सर्कल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसके सेंटर से बनाया गया टोटल एंगल कितना होगा। अगर सपोज़ करो ये रेडियस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल कितने का बनाएगा? ये 360 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करने वाला है। जैसा कि हमारा क्लॉक होता है ना, स्टार्ट से लेकर 12 से स्टार्ट होता है, तो वो राउंड करते करते वापस जब 12 पर आता है तो टोटल कितने डिग्री एंगल का वो कर लेता है? 360 डिग्री एंगल उसमें वो क्या करता है? कवर कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पाई चार्ट के अंदर, सपोज करो कि हम इसके इक्वल या अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना शेयर, जैसे कि मान लिया कि ये कंपनी है ना, ये कोई कंपनी है जिसको क्या करते हैं 5 फ्रेंड्स चलाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये 5 फ्रेंड्स मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं और एक एक जो पार्टनर है उसके शेयर को ये ग्राफ क्या कर रहा है? दिखा रहा है। सपोज करो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 34% इस पर्सन का है, ठीक है, 21% इसका शेयर है, 24 इसका है, 23 इसका है, और 100 में से जो भी बचा, 2, 2, 4 और 6 और 3, 9, बहुत कम बच रहा है, तो हम यहाँ पर इसका परसेंटेज शेयर जो है वो कम कर लेते हैं बच्चों, 20 कर लेते हैं। 20, 40, 60, 65 और ये तो फिर भी ज़्यादा है, तो इसको भी हम बना लेते हैं 25%। ठीक है, 25 और इसको बना लेते हैं हम 19। ठीक है, ये हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 85 और ये हो गया 15। कुछ इस तरीके से परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, परसेंटेज है ना। तो ये परसेंटेज शो कर रहा है, इक्वल डिवाइड हो गया। सपोज करिए हमारे पास एप्पल है ना, और हम 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, तो क्या होता है उसमें से छोटे छोटे पीस बनाकर डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सबके बीच में, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा एप्पल ही एक ही आदमी खा जाए, है ना।
क्या होता है, उसके डिवाइडेशन होते हैं, उसे कट करते हैं हम। तो कुछ इसी तरीके का जब प्रेजेंटेशन हम करते हैं डायग्राम में, तो उसे हम कहते हैं पाई चार्ट या सर्कल चार्ट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके क्वेश्चन भी किए हैं, आप देख सकते हैं। हिस्टोग्राम कुछ बार ग्राफ के जैसा ही होता है बच्चों। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का मिला जुला जो काम है वो है हिस्टोग्राम। और आप देखते हैं फाइनली लाइन ग्राफ, जो हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर लेसन में पढ़ना है, लाइन ग्राफ। ठीक है बच्चों, क्या होगा देखो, जो आपने कभी ग्राफ पेपर देखा ही होगा, बनाए होंगे, ड्रॉ किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में। ये होता है कुछ इस तरीके से ग्राफ, है ना बच्चों। क्या होता है, इक्वल 10 डिविजन्स और होते हैं। मैं उतना बारीक नहीं कर रहा हूँ ये, ठीक है। सपोज करो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ भी, सपोज 1 2 3 4 या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी। सपोज़ करो मैं एक डेटा को यहाँ ऐसे शो करता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, तो ये देखो यहाँ पर मुझे क्या बन रहा है, एक लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है, एक लाइन मिल रही है ना। सपोज़ यहाँ से मैं यहाँ चला गया, तो देखो ये बन रहा है, एक लाइन मुझे बता रहा है, बनाकर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक लाइन ग्राफ होगा, जिसकी स्टडी, जिसके क्वेश्चंस हम ज़्यादा इस पर्टिकुलर लेसन में करने वाले हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। स्क्रीन आप पर आपको दिख रहा है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। देखो बच्चों क्या किया है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, दिख रहा है आपको। 9 AM 10 AM 11 12 1 2 3 है ना, डिफरेंट क्या है टाइमिंग्स पर उस पेशेंट के, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए गए बॉडी टेम्परेचर का ये ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है ना। देखिए टेम्परेचर आपको दिख रहा है इधर, है ना। 34 35 36 37 38 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, ये हमें टेम्परेचर दे रखा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देने हैं। क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, और कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आंसर जो है वो बहुत छोटा आएगा। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि खुदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो कहावत आपने सुनी होगी। वो कहावत जो है वो यहाँ पर हमें लगती हुई दिख रही है बच्चों, कि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा पेज भर गया और आंसर बहुत छोटा आने वाला है। क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि 1 PM पर उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो मुझे बताइए बच्चों कितना पे था। ये लाइन जो है 1 वाली लाइन, ये कहाँ जा रही है, ये कौन सा पॉइंट शो कर रही है, ये जो पॉइंट है वो है कौन सा, बताइए। 36.5 है कि नहीं है, क्या है ये 36.5, ठीक है। कौन से एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या दिखा रहा है हमें, ये 1 PM बता रहा है ना। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट हमें बता रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आंसर आ गया है एक का। व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ इरेज, पूरा मैं साफ नहीं करूँगा, नहीं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। देखो बच्चों क्या कह रहा है, 38.5 कहाँ दिख रहा है भैया ग्राफ में, ये 38, ये 39, बीच में जो होगा वो होगा 38.5। ये लाइन हमें कहाँ दिख रही है, इंटरसेक्ट होती हुई इस पॉइंट पर। और अगर मैं इसके नीचे जाऊँगा तो मुझे दिख रहा है 12 नून, ठीक है बच्चों। 12 नून मतलब कि जो दोपहर होता है ना, आफ्टरनून का 12 बजे, उस टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना था, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। बच्चों ये बताइए कि इस पेशेंट का
बॉडी टेम्परेचर 2 पॉइंट पर क्या था, सेम था। वो कौन से 2 पॉइंट है भैया, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन 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 ये देखिए ये दोनों टाइम जो हैं, ये दोनों टेम्परेचर जो हैं कितने हैं, ये हैं 36.5 डिग्री सेल्सियस। और ये मुझे बता रहा है कि 1 PM और 2 PM ऐसा टाइम था जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था, सेम था। ठीक है, 2 PM सॉरी 1 PM एंड 2 PM आपको क्या करना है, इसके अंदर आंसर लिखना है बच्चों। बहुत आसान है, बहुत इजी गोइंग हो रहा है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ठीक है, देखिए व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 PM पर इसका बॉडी टेम्परेचर कितना था। ठीक है, देखो बच्चों ये 1 PM है और ये 2 PM है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 1:30 है ना, 1:30 होगा। तो इस लाइन पर मैं अगर ऊपर ग्राफ में बढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ये पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट आप देखेंगे बच्चों तो कितना है, ये है 36.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, 36.5 डिग्री सेल्सियस है ना, सेल्सियस भी कह सकते हैं, सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये हमने कैसे मिला है, हमें मिला है, हमने क्या कर दिया, बार ग्राफ के ऊपर बार को देखा, लाइन को देखा, दिस इज लाइन ग्राफ, तो हमने लाइन को देखा है जिससे हम ये आंसर पर पहुंच गए हैं, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोज, है ना। देखो बच्चों इस पेशेंट का अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से पीरियड में इस पेशेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था, है ना। कौन सा ट्रेंड था, बढ़ने का ट्रेंड था। तो देखिए वो टाइम था, इसका आंसर थोड़ा ऐसे होगा कि हमें लिखना है 10 AM, है ना, 10 AM पर बढ़ा और यहाँ पर तो कम हो गया। एक तो 10 AM पर बढ़ रहा था, नहीं यहाँ पर 9 पर भी बढ़ रहा था, है ना, 9 AM पर भी बढ़ रहा था, हमें 9 लिखना है ना बच्चों। देखेंगे ई हमें लिखना है 9 AM और 10 AM, और देखो बच्चों फिर बढ़ा है कब, 2 PM। इन पॉइंट्स पर हमें ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड ट्रेंड, बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आंसर्स थे। आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, टिपिकल, मुझे नहीं लगता कुछ इसके अंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. ठीक है, the result are shown by the following graph. How height was plant A after 2 week and 3 week? How high was plant A आफ्टर 2 weeks एंड 3 weeks, है ना। 2 week के बाद और 3 week के बाद प्लांट ए की हाइट हमें बतानी है बच्चों। देखो तो हम क्या कर देख रहे हैं यहाँ पर, ये है वीक, है ना, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 1 week है, ये स्टार्ट था, ये 1 week, ये 2 week और ये 3 week। अब प्लांट ए की हाइट 2 week के बाद, 2 week के बाद कितनी है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें दिख रही है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 7 सेंटीमीटर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं 3 week के बाद, 3 week के बाद प्लांट ए इतना बड़ा हो गया जिसकी हाइट हमें दिख रही है कितनी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें जो है वो ग्राफ को देखना है इस तरह से, है ना। ये है 2 week और ये है 3 week, है ना, ये है 1 week, है ना। यहाँ पर इसको क्या किया गया था, लगाया गया था। अब देखते हैं हाउ हाई वॉज प्लांट ए बी आफ्टर 2 week। बी प्लांट भी हमें बता रहा है बच्चों, क्या बता रहा है, ये जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा, और 7 सेंटीमीटर होगा ना, ये देखो ये बी प्लांट की हाइट भी
ए के इक्वल ही है 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि 3 वीक के आफ्टर कितनी दिख रही है हमें। यहाँ पर ये देखो 1 सेंटीमीटर हाइट जो है वो बढ़ गई है। कैसे पता चल रहा है? हमें ग्राफ को आगे बढ़ाना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। देखो बच्चों 3rd वीक में वो कितना बढ़ा ये बताना है हमें। तो देखो ये 2 वीक में था, कितना था बच्चों? अभी लिखा है 7 सेंटीमीटर का था। ठीक है, और कितने का हो गया? 9 सेंटीमीटर का हो गया ना। ठीक है, इस ग्राफ से 9 सेंटीमीटर का हो गया, तो कितना बढ़ गया ये हमें बताना है। यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाने वाला है ये। ठीक है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। ठीक है, देखो 3rd वीक में कितना बड़ा है देखना है हमें, तो इसमें भी यही करना है कि 3rd वीक में हो गया है ये 10 सेंटीमीटर का, है ना, और 2nd वीक में कितना था ये 7 सेंटीमीटर। तो कितनी ग्रोथ हो गई बच्चों? 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, है ना, कौन से प्लांट में कौन से ऐसे पीरियड में सबसे ज़्यादा ग्रो हुई है। तो आपको दिख रहा है कि वो कौन सा था, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो 2nd में हुई थी। 2nd वीक हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, ये कौन सा आंसर है बच्चों? ये ई आंसर है। और एफ़ जो आंसर होगा वो क्या कह रहा है कि सबसे कम ग्रो बी प्लांट कब हुआ, किस वीक में हुआ बच्चों? तो देखो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर हमें दिखा रहा है, यहाँ तो ज़्यादा है, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 3। तो मतलब जो सबसे फर्स्ट वीक है ना, उसके अंदर क्या हुआ? सबसे कम ग्रो हुआ। वर द 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। क्या ऐसा हुआ था कि 2 वीक में प्लांट ऐसे थे कि उनकी सेम हाइट हो? तो ऐसा हुआ था। कौन से वीक में हुआ था? हम लिख देंगे यहाँ पर 2nd वीक, है ना बच्चों। हमें यहाँ पर पूछा है तो हमें लिखना है यस, और लिखना है 2nd वीक, है ना। एफ और ये जी का जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। सिर्फ ग्राफ को अपने को देखना है, सिर्फ हमें लाइंस को क्या करना है? फॉलो करना है। लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। उम्मीद है आपको ये सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग ग्राफ shows the temperature forecast and actual temperature for each day of a week। देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वीक हमें दे रखा है, वीक, है ना बच्चों। इस वीक में क्या होता है? टेम्परेचर फोरकास्ट मतलब कि क्या होता है? आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे बताया जाता है कि आज का दिन का जो टेम्परेचर है वो पर्टिकुलर टाइम पर इतना इतना होगा, हो सकता है। फोरकास्ट पहले से अंदाज़ा लगाकर या बताया जाता है ना। तो अब हमें ये बताना है कि ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, है ना। क्या हुआ? फोरकास्ट हुआ टेम्परेचर का। अब क्या होता है? फोरकास्ट होता है कि भाई आज इसका टेम्परेचर इतना होगा, कम, मैक्सिमम या मिनिमम। तो हमें ये बता रखा है कि जितना फोरकास्ट हुआ उतना ही बताया गया था, मतलब उतना ही हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? सेम हो गया उस दिन के लिए जितना कि टीवी पर बताया था, न्यूज़ में आया था। तो अब ये ग्राफ हमें बता रहा है ना। फोरकास्ट किस से बता रहे हैं हम? लाइन से, डैश 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 जो लाइन से हमारी, उससे हम बता रहे हैं कि फोरकास्ट टीवी पर बताया गया टेम्परेचर और ये हुआ एक्चुअल टेम्परेचर उस दिन के लिए। तो फोरकास्ट टेम्परेचर और सेम एक्चुअल टेम्परेचर सेम कब हो रहा है? सेम कब हो रहा है देखिए ज़रा, कौन कौन से टाइम पर ऐसा हमें लग रहा है कि सेम हो रहा है। सबसे पहला हमें ये दिख रहा है, देखो, है ना, सेम है। जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही एक्चुअल है।
ये डे कौन सा दिख रहा है हमें, ट्यूसडे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है, ठीक है, फ्राइडे को। और जो संडे है उस दिन भी क्या हुआ था, जितना फोरकास्ट हुआ था उतना ही एक्चुअल टेम्परेचर भी था। हमें लिखना है यहाँ पर ट्यूसडे, फिर कौन सा डे लिखना है, दिस वन फ्राइडे, और लिखना है संडे। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, है ना, पूरे वीक में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फोरकास्ट कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था। तो देखो बच्चों, ये जो है टेम्परेचर हमें कितना दिख रहा है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जो कि किस दिन हमें दिख रहा है, संडे को दिख रहा है ना। और संडे को हुआ भी यही था कि टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री पहुंच गया था। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। देखो सबसे कम टेम्परेचर कौन सा, एक्चुअल, पूरे वीक में एक्चुअल सबसे कम टेम्परेचर कौन सा दिख रहा है बच्चों, ये देखिए, ये एक्चुअल है, तो ये सबसे कम है, और ये कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट। देखो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन डिफरेंस सबसे ज़्यादा था, किसके अंदर, टेम्परेचर फोरकास्ट और एक्चुअल के अंदर। तो देखेंगे थर्सडे आपको दिख रहा है ना, दिखते हैं यहाँ 1, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 2, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, सिर्फ ये बच रहा है, देखो 3 डिग्री का हमें दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंस, नहीं 3 से ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पर ये 5 और ये 5 10, मतलब 7 डिग्री का है, 7 डिग्री सेल्सियस का इसमें क्या दिख रहा है हमें, डिफरेंस दिख रहा है। तो वो डे कौन सा था बच्चों, वो था थर्सडे, ठीक है, थर्सडे वो डे था जिस दिन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ गया था। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। देखो बच्चों, हमें जो टेबल दे रखा है उससे एक लीनियर ग्राफ हमें बनाना है। हमें क्या बनाना है बच्चों, एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है, ये हमारा है टास्क। तो देखेंगे सबसे पहले हम बनाते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ पेपर लेंगे आप लोग, ठीक है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से एक्सिस को ड्रॉ करना है, हमें OX और Y ड्रॉ करने हैं, है ना बच्चों। अब देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या दिखाना है, हमें ईयर और डेज हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे, डेज को ऑन Y एक्सिस शो करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डेज या डेज Y एक्सिस पर शो करेंगे, और हम ईयर जो है वो X एक्सिस पर शो करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ग्राफ है उसकी दो यूनिट को एक ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, दो यूनिट को क्या करते हैं, एक ईयर से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डेटा हमें थोड़ा कम है और हमें ग्राफ बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा लार्ज स्पेस को यूज़ करते हैं। और जो आपका y एक्सिस है उसके ऊपर हम लेंगे क्या, एक यूनिट के इक्वल 2, है ना बच्चों। एक जो आपकी यूनिट है उसके ऊपर हम 2 डेज को शो करने वाले हैं। 14 तक चले जाएंगे क्योंकि 12 अपने को दिखाना है, 14 तक चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने बना लिया अपना एक सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट हमने बना लिया है ग्राफ, जिसके ऊपर अपन ने स्केल क्या लिया है, स्केल ऑन X एक्सिस 2 यूनिट इक्वल 1 ईयर, है ना बच्चों। एक साल को हमने 2 यूनिट में बताया है। Y एक्सिस पर हमने क्या किया है, हमने किया है एक यूनिट को 2 डेज, है ना बच्चों। एक यूनिट को हमने 2 डेज के अंदर शो किया है। कुछ इस तरीके से हमें मेंशन करना है हमारा स्केल, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखें आप।
ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए 2003 जो ईयर था बच्चों, उसमें जो ये हिल साइड सिटी है, हिल साइड सिटी में आप लोग घूमने जाते ही हैं टाइम स्पेंड करने, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर होती है स्नोफॉल। क्या होती है, स्नो बर्फ गिरती है। 2003 में कितने 8 दिन तक वहाँ पर क्या हुई थी, स्नो जो है स्नोफॉल हुआ था। ठीक है बच्चों, तो कितना 8 हमें कहाँ मिलेगा, इन ईयर 2003, है ना बच्चों। ये जो है ग्राफ कुछ इस तरह से लाइन हमें दिखा रहा होगा, है ना। मेरे पास यहाँ लाइन है नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ये देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा होगा सबसे पहला 2003 के लिए, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है ना, ड्रॉ नहीं करना है कुछ। फिर हम देखेंगे 2004 में कितना 10, हम चले जाएंगे यहाँ पर, है ना। कुछ इस तरीके से ये दोनों लाइन आपको दिख रही होगी, ऐसे मिलती हुई, क्रॉस करती हुई। ठीक है बच्चों, फिर हम चलते हैं 2005 पर। देखिए सिर्फ 5 दिन उसमें क्या हुई थी, स्नोफॉल हुई थी। तो 5 हमें कहाँ दिखाएगा, हमें कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ये 5 है ना बच्चों, 5। और 2006 की बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा 12 डेज तक क्या हुई थी, स्नोफॉल, है ना। तो ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, तो ऐसा एक लाइन ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, इजी है, आई होप आप इसको कर लेंगे। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, उसके ऊपर ईयर शो कर दीजिए, वाई के ऊपर डेज शो कर दीजिए। स्केल ले लीजिए, यहाँ पर हमने 1 यूनिट 2 यूनिट को 1 बताया है, यहाँ पर 1 यूनिट को 2 बताया, 2 डेज, यहाँ पर 1 ईयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, आसान है। अब देखते हैं हम बी ऑप्शन, है ना। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, हमें ग्राफ बनाना है जिसके अंदर क्या बनने वाली है, हमारे पास कितनी लाइंस होगी, हमारे पास 2 अलग अलग लाइंस होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, वही हमारा फॉर्मूला 44। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है, क्यों बनाना पड़ रहा है, आपको पता होगा कि भैया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर अराउंड 11 से स्टार्ट हो रहा है और 13 पर ही ख़त्म हो रहा है। तो हम जो हैं बीच वाली चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं ना, हम उसको गायब कर रहे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जो है स्टार्ट करना है 10 से, हम चले जाएंगे 11 पर, फिर आएंगे 12 पर, और 13, और मैं 14 भी लिख लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें बताना है फिर से ईयर। ठीक है, हमें क्या बनाना है यहाँ पर, ईयर। तो देखो बच्चों, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ईयर हैं, तो हम इनको ले लेते हैं 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये ले लिया हमने इस साइड में ईयर ऑन एक्स एक्सिस, हमने इधर लिया है वाई एक्सिस पर क्या लिया है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड, है ना बच्चों। यहाँ पर हम दिखाएंगे पॉपुलेशन और इसको लिखेंगे इन थाउजेंड, है ना। अब और स्केल भी लिख लेंगे, स्केल मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको लिखना है वहाँ, है ना बच्चों। आपको उस कॉर्नर को यूज़ करना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी क्या है, 1 ईयर है ना, इसको भी अपन को क्या करते हैं, जिग जैग कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जिग जैग, ये पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, इधर भी अपन ने क्या किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की गैप तो सिर्फ 1 ईयर की है, तो हम 1 ईयर मान रहे हैं। और वाई एक्सिस पर देखेंगे 1 यूनिट इक्वल, हमने क्या किया है बच्चों, हमने क्या है 1 ही ले लेते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1, है ना। और ये है इन थाउजेंड, है ना बच्चों, इन थाउजेंड्स है ना। देखिए सबसे पहला हमें जो फिगर, हमें जो चीज़ बतानी है वो है 2003 में 12,000, है ना, 12,000 लोग क्या थे, पुरुष थे। पुरुष महिलाएं जानते हैं ना, मैन वुमेन, तो ये थे पुरुष। ठीक है, ये लाइन मुझे यहाँ
मिलती हुई दिख रही है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले सिर्फ हम मेन वाली लाइन को ही ड्रॉ करने वाले हैं। 2004 देखेंगे तो इसके अंदर है 12.5। 12.5 कहाँ दिखेगा मुझे? यहाँ दिखेगा। देखो ग्राफ आपके पास है प्रॉपर, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2005 में 13, 2005 की जो ये लाइन ये जा रही है और ये मुझे 13 यहाँ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। फिर है 2006 में 13.2। 13.2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखो यहाँ पर ये जो है 10 इक्वल पार्ट है ना। अब ये 0.2 के लिए हमें यहाँ छोटे स्मॉल सेकेंड नंबर वाली लाइन को देखना है ना, सेकेंड नंबर की ये, ठीक है। और लास्ट 13.5, 13.5 के लिए यहाँ पर लाइन नंबर हमें कौन सी देखनी है बच्चों? यहाँ पर लाइन नंबर 2, 1 2 3 4 एंड दिस विल बी द 5 और ये ईयर 2007, ठीक है बच्चों। देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, कुछ इस तरीके का लाइन ग्राफ हमें दिखेगा और हम इसे लिख देंगे नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ मैन दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो, क्योंकि इसमें कलर तो आप यूज़ करेंगे नहीं, आप तो पेंसिल यूज़ करने हैं, तो आप इसको थोड़ा डार्क वन कर दीजिएगा, ये डार्क वन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसे डैश डैश में शो करना है, किसको? नंबर ऑफ विमेन को। 11.3 नंबर ऑफ विमेन है 11.3। देखो बच्चों 11.3 मुझे कहाँ दिखेगा? ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पर जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ले लो, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। 11.9 के लिए लाइन नंबर हम 9 देखेंगे, 11 और 12 के बीच में लाइन नंबर 9 यहाँ होगी और ये मुझे क्रॉस करेगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देखिए अब आ गए हैं हम 2005 में। 2005 में देखो बच्चों नंबर जो है वो इक्वल है ना, 13,000, बोथ आर इक्वल मैन एंड विमेन। अब देखते हैं 2006, 13.6 है यहाँ पर, 13.6 बच्चों ये रहा 13, ये 13.5 हमने लास्ट यहाँ पर शो किया था, ये 13.5 होगा और इससे ऊपर वाली जो लाइन आएगी वो होगी 13.6, ठीक है। 13.6 और लास्ट जो है 12.8 है बच्चों। 12.8 कहाँ होगा? 12 और 13 के बीच में, और ये जो होगा 12.8 होगा, ठीक है। देखिए अब इस लाइन को यहाँ से ऐसा मैच करना है, इस पॉइंट से मैच करना है, इससे और भी इससे। ये जो है हमें क्या है बताएगा? नंबर ऑफ विमेन, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ विमेन हमें ये बता देगा, शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्राफ जब आप बनाएंगे और ये चीज़ें स्टेप ये फॉलो करेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम, कठिनाई, दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसी मुझे उम्मीद आशा है, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चे हैं, आप आराम से इस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ कोरियर पर्सन साइकिल्स। देखो बच्चों क्या हो रहा है, एक कोरियर जो देने वाला आदमी है, कोरियर पहुंचाने वाला, वो क्या करता है? एक टाउन से नेबरिंग सब अर्बन एरिया में डिलीवर करने के लिए पार्सल जाता है। जो कौन है? सामने वाला मर्चेंट है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय फॉलोइंग ग्राफ। देखो बच्चों क्या कर रहा है, ये बेचारा एक साइकिल वाला है, साइकिल थी थोड़े पुराने ज़माने में, पार्सल देने के लिए उसे किसी बड़े टाउन से छोटे किसी प्लेस पर जाना था, तो उसने क्या किया? साइकिल से वो गया और ये पूरा ग्राफ बता रहा है कि भाई 8 बजे उसने जर्नी स्टार्ट की, 9 बजे वो इतनी दूर चला गया, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे वो बेचारा पहुंचा कहाँ पर? उसके डेस्टिनेशन पर। तो कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके आंसर्स हमें क्या करना है बच्चों? बताने हैं। व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर टाइम, है ना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों। ये टाइम का स्केल क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर 8 AM से जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4। देखो बच्चों हमने 4 इक्वल, है ना, 4 जो है यूनिट लिया है ना। तो हमें यहाँ पर एक्सिस पे, इसे एक्सिस पर बताना है यूनिट, तो वो होगा 1, देखो 1 आवर
1 आवर को शो करने के लिए हमने क्या किया है, ग्राफ पर लिया है 4 यूनिट्स को। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, 4 यूनिट लिए हैं 1 आवर शो करने के लिए, ये इसका स्केल हो गया। ठीक है, टाइम वाला एक्सिस पर। अब देखते हैं हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। बच्चों ये बताओ कि कितना टाइम लगा उसे वहाँ पहुँचने में। ठीक है, देखो यहाँ से 1 आवर लगा, 9, 2, 3 और 4, है ना, 4 घंटे लगा। देखो 12 बजे वो पहुँचा, उसने जर्नी स्टार्ट की थी 8 बजे, तो कितना टाइम लगा, 4 घंटे लगा ना, 4 आवर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, आसान है। कितना घंटा लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी, यहाँ से भी, नीचे से भी देख सकते हैं कि भाई 8 बजे स्टार्ट हुआ, 12 बजे पहुँचा, तो 4 घंटे लग रहे हैं। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। देखो बच्चों, क्योंकि उसने यात्रा यहाँ से स्टार्ट की थी 0 से, और पहुँचा कहाँ पर, 22 किलोमीटर ना, ये पॉइंट हमें कितना दिखा रहा है डिस्टेंस पर, 22 किलोमीटर। तो कितना दूर था, 22 किलोमीटर दूर था, है ना, 22 किलोमीटर पहुँचा ना वो, ग्राफ तो यही कह रहा है हमें। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। देखो बच्चों, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि देखो 8 बजे वो स्टार्ट हुआ, 9 बजे वो 10 किलोमीटर दूर चला गया। ठीक है, फिर देखो 10 बजे वो कितनी दूर चला गया, 16 किलोमीटर। लेकिन 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 देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमें ये जो टाइम दिख रहा है बच्चों कितना, 10 AM से 10:30 AM का, इसमें उसकी जो डिस्टेंस थी वो क्या है, वो चेंज नहीं हुई, वो 16 किलोमीटर पर ही है। यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है। मतलब क्या, मतलब ये कि वो क्या हो गया था, वो रेस्ट करने लग गया था बेचारा, साइकिल चलाते चलाते थक गया होगा ना, तो रुक गया आधे घंटे के लिए। तो हमें ऐसा दिख रहा है क्या कि yes because distance has not changed at 10 AM to 10:30 AM। हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर कि भैया ये आदमी यहाँ से डिस्टेंस का इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो सेम है, 16 किलोमीटर पर ही रुक गया हो, तो मतलब वो रुक गया, थक गया था वो। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। देखो बच्चों, क्या होता है जब हम लोग साइकिलिंग वगैरह करते हैं, साइकिल से कहीं जाते हैं, तो क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कब स्टार्ट होती है, जब हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमारी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। वैसे भी ऑब्वियस बात है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऑब्वियस पर, संभावनाओं पर नहीं चलती है, वो तो एक्चुअल फिगर पर चलती है। तो एक्चुअल चीज़ इसमें क्या बता रहा है बच्चों, देखो कि ये 8 बजे उसने स्टार्ट किया और 9 बजे कहाँ पहुँच गया वो, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर पहुँच गया था, है ना। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस अचीव कर ली, कवर कर ली। फिर देखेंगे तो देखो फिर 1 घंटे में कितना है, यहाँ से ये 10 से कहाँ पहुँचा, 16, मतलब कि 6 किलोमीटर। फिर अपन 10 से 11 की बात करते हैं, 10 से अगर 11 की मैं बात करूँ तो कुछ इतना, है ना, कितना, ये 16 से कितना पर पहुँचा है, 20 पर पहुँचा है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ही उसने क्या की है, कवर की है 1 घंटे में। और 11 से 12 में बेचारा गर्मी की वजह से थक गया था, तो सिर्फ कितना चल पाया, फिर 5 ही किलोमीटर, या नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना चल पाया, ये 19 और 1 20 और 3 किलोमीटर ही उसने जो थी वो साइकिल चलाई थी, है ना, डिस्टेंस कवर की थी। तो कुछ इस तरीके से हम पहुँचते हैं इस नतीजे पर कि इस यात्रा, इस जर्नी के दौरान उसने जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट राइड कहाँ की थी, उसने फास्टेस्ट राइड की थी एट 8 AM to 9 AM। ठीक है बच्चों, 8 AM से 9 AM के पीरियड में इसने सबसे ज़्यादा फास्ट यात्रा की थी, उसकी जर्नी मतलब ज़्यादा हुई थी, उसकी जो स्पीड थी वो मैक्सिमम थी। ठीक है,
कुछ इस तरीके से ये ग्राफ था, कौन सा, लाइन या लीनियर ग्राफ, जो हमने सॉल्व किया इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दिस इज 15.1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15.2। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं, अगर चीज़ें आपको अच्छे से अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।